अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तिलिस्मी किताब पहला हिस्सा। नाग ने एक बार फिर नीचे देखा। नीचे पत्थर की पहाड़ जितनी बड़ी किताब सहरा में खुली पड़ी थी। नाग उकाब की शक्ल में उस किताब के ऊपर मंडला रहा था। थोड़ी देर पहले वो इस किताब के एक लफ्ज़ पर बैठा था कि उसे जैसे बिजली का करंट सा लगा था और वह जल्दी से फिजा में बुलंद हो गया था। नाग किताब के लफ्ज़ों को गौर से देख रहा था। ये लफ्ज़ पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े को तराश कर बनाए गए थे। ये कोई ऐसी जुबान के लफ्ज़ थे जो नाग की भी समझ में नहीं आ रहे थे। नाग को मारिया की भी फिक्र लगी थी। शाही हकीम ने उन दोनों को इकट्ठे इस सहरा में भेजा था, मगर आंधी के खौफनाक तूफान की वजह से मारिया उससे बिछड़ गई थी। इससे पहले शाही हकीम ने अपनी किताब के वर्क खोलकर उसे और मारिया को अंबर, केटी और थ्यूसोंग की एक झलक दिखाई थी। नाग और मारिया ने देखा था कि एक सहरा है जिसमें अंबर और थ्यूसोंग तो घोड़े पर बैठे परेशान हालत में भागे जा रही हैं और उनके पीछे केटी लगी है। केटी का चेहरा गुस्से से आग भभूका हो रहा है। उसके बाल हवा में खुले हैं और वो अंबर और थ्यूसोंग का यूं पीछा कर रही है जैसे उन्हें पकड़कर हलाक करना चाहती हो। ये एक ऐसा मंजर था जिस पर मारिया और नाग को यकीन नहीं आया था। नाग ने शाही हकीम से पूछा था कि केटी को क्या हो गया है। शाही हकीम ने जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि जब तुम उसके पास जाओगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि केटी की ऐसी हालत क्यों हुई है। बहरहाल इतना शाही हकीम ने ज़रूर बता दिया था कि केटी इस वक्त अंबर और थ्यूसोंग की जानी दुश्मन बन चुकी है और उसके पास एक ऐसी ताकत आ गई है कि जिसका मुकाबला अंबर और थ्यूसोंग भी नहीं कर सकते। नाग और मारिया को यह सुनकर बड़ी परेशानी हुई थी। मारिया ने शाही हकीम से कहा था, मोहतरम, आप हमें अंबर और थ्यूसोंग के पास पहुंचा दें, आगे जो होगा देखा जाएगा। और शाही हकीम ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। फिर एक खौफनाक तूफान आ गया था। सहरा में ज़बरदस्त बगोले चलने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर उस अंधेरे में मारिया नाग से बिछड़ गई। उस वक्त जबकि नाग उकाब की शक्ल में पहाड़ जितनी बड़ी पत्थर की किताब के ऊपर सहरा में मंडला रहा था तो उसे मारिया की खुशबू भी नहीं आ रही थी। नाग को यकीन था कि अंबर, थ्यूसोंग और मारिया उसे इसी सहरा में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। अब उसने एक बार पत्थर की किताब पर उतरने का फैसला किया, मगर वो किसी पत्थर के लफ्ज़ पर नहीं उतरना चाहता था। वो किताब के करीब ही सहरा में उतर आया। रेत पर उतरते ही नाग ने उकाब की शक्ल बदलकर काले सांप की शक्ल इख्तियार कर ली और पत्थर की बड़ी किताब की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो किताब के बहुत बड़े तालान जितने सफ़े पर आहिस्ता से रेंग कर चढ़ गया। वो ऊंची ऊंची चट्टानों जैसे लफ्ज़ों के दरमियान में से गुजरता चला जा रहा था। यहाँ उसे सनसनाहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने देखा कि किताब की चट्टानों जितने बड़े अल्फाज के दरमियान काफ़ी फासला था और पत्थर के सफ़े पर कहीं पत्थर बिखरे हुए थे, कहीं रेत की छोटी छोटी ढेरियाँ बनी हुई थीं, कहीं लफ्ज़ों के नीचे मेहराबी दरवाजे और गार नजर आ रहे थे। नाग खामोशी से चारों तरफ देखता आहिस्ता आहिस्ता आगे रेंग रहा था। वो एक लफ्ज़ के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उस लफ्ज़ के नीचे दो बड़े बड़े गोल पत्थर के नुक्ते थे। लफ्ज़ की गोलाई में एक मेहराबदार दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के अंदर गार था जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। नाग एक नुक्ते के पीछे छुपकर गार के अंधेरे को गौर से देखने लगा। वह सोच रहा था कि उसे गार के अंदर जाना चाहिए या नहीं। उसे मारिया की भी तलाश थी और अंबर, केटी और थ्यूसोंग का भी सुराग लगाना था। चुनाचे नाग ने गार में दाखिल होने का फैसला किया और खुदा का नाम लेकर रेंगते हुए गार में दाखिल हो गया। ये लफ्ज़ का गार था। खुदा जाने इस लफ्ज़ के क्या मायने थे, क्योंकि ये पहली ज़ुबान थी जो नाग की समझ में नहीं आ रही थी। उस पुरस्रार लफ्ज़ के गार में पहले तो घुप अंधेरा छाया रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ऐसी रोशनी झलकने लगी जैसे अंधेरी रात में आसमान पर बहुत सारे सितारे चमक रहे हों तो फीकी फीकी रोशनी सी हो जाती है। एक आम आदमी उस फीकी रोशनी में भी कुछ नहीं देख सकता, मगर नाग अपनी ताकत की वजह से उस अंधेरे में भी देख सकता था। वो गार के दरमियान में चलने की बजाय गार की दीवार के साथ रेंग रहा था। काफ़ी देर लफ्ज़ के गार में रेंगते रहने के बाद नाग एक खुली जगह पर आ गया। उस खुली जगह पर नाग ने एक मेहराबदार गेट देखा जो खुला था। गेट की एक जानिब पत्थर के सतून पर चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी धीमी थी। गेट के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे थे उसे नाग पढ़ सकता था। ये कदीम इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ थे और इसका मतलब था शहर खामोशां, यानी ये कब्रिस्तान था। नाग रेंगते हुए उस पुरस्रार कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब आकर गर्दन उठाकर अंदर देखने लगा। पुराने कब्रिस्तान की दीवार कच्ची थी और जगह जगह से टूट फूट गई थी। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर नाग को अंधेरे में छोटी बड़ी कितनी ही कब्रें ज़मीन पर उभरी हुई नजर आने लगीं। उन कब्रों पर अजीब किस्म की छोटी छोटी झाड़ियों ने अपनी शाखें फैला रखी थीं। ये शाखें ऐसी लग रही थी जैसे चिड़ियों ने अपने काले काले पर फैला रखे हों। किसी कब्र पर कोई दिया नहीं जल रहा था। नाग ने सांस खींचा। उसे मारिया या केटी, अंबर और थ्यूसोंग की खुशबू नहीं आ रही थी। नाग ने सोचा अब जब वो यहाँ आ ही गया है तो उसे इस कब्रिस्तान में चल फिरकर अपने साथियों का खोज लगाना चाहिए।
चुनाचे नाग ने कब्रों के दरमियान रेंगना शुरू कर दिया। एकदम से उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नाग ने अपनी गर्दन मोड़कर देखा तो वहां उसे कोई इंसान दिखाई ना दिया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम था। वह फिर कब्रों में चलने लगा। थोड़ी दूर गया था कि फिर वही कदमों की चाप सुनाई दी। ये किसी इंसान के कदमों की चाप थी। नाग ने जल्दी से गर्दन फेर कर देखा। इस बार भी उसे पीछे कोई आदमी नजर न आया। ये क्या माजरा है, वो सोचने लगा। वो एक कब्र की ओट में छुप गया और पीछे देखने लगा। कोई भी नहीं था पीछे। अचानक नाग को एक इंसान की लरजती कांपती हुई आवाज सुनाई दी। चांकी, तुझे कब्र में पहुंचाने वाला आ गया है, उठ और इससे अपनी मौत का बदला ले ले। नाग ने चौंक कर इधर उधर देखा। ये कौन किसको पुकार रहा था? आवाज उसके पीछे जो कब्रें थी वहां से आई थी। अंधेरा और ज्यादा हो गया था। अब नाग को भी अंधेरे में ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ घबरा सा गया। सोचा उसे वहां से निकल जाना चाहिए। वो वापस मुड़ने ही लगा था कि उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई दीवार गिर पड़ी हो। नाग ने आंखें फाड़ फाड़ कर सामने वाली कब्रों की तरफ देखा। पिछले धमाके की आवाज उधर से आई थी। क्या देखता है कि एक कब्र ऊपर से फट गई है और उसमें से एक खोपड़ी उछलकर बाहर आन गिरी है। नाग सिमट कर उसे गौर से देखने लगा। वही पुरस्कार इंसानी आवाज फिर सुनाई दी। चांकी, तेरा कातिल आ गया है, इससे बदला ले ले। इसके साथ ही खोपड़ी फिजा में जमीन से 4 फुट बुलंद हो गई। नाग ने फैसला किया कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए। वो वापस मुड़ा ही था कि किसी ने उसे दुम से पकड़कर ऊपर उठा लिया। नाग के जिस्म में बिजली के करंट की लहरें दौड़ने लगीं, जिसकी वजह से उसका जिस्म सुन्न हो गया। नाग ने सांस खींचकर अपनी शक्ल बदलनी चाहिए, मगर उसका सांस इतना कमजोर और आहिस्ता हो चुका था कि वह अपनी शक्ल तब्दील न कर सका। उसने तड़प कर नीचे गिरने की कोशिश की, मगर अपने जिस्म की कमजोरी की वजह से हरकत न दे सका। उसने देखा कि उसे इंसानी साय ने अपने हाथ में पकड़कर उठा रखा था। खोपड़ी हवा में तैरती हुई उसके करीब पहुंच गई। नाग की नजरें खोपड़ी पर जमी हुई थीं। खोपड़ी की आंखों से सुरख रोशनी निकली। फिर एक औरत की दहशतनाक आवाज बुलंद हुई। मैं चांकी हूं, मैं अपने कातिल से बदला लेने के लिए आ गई हूं। इसके साथ ही खोपड़ी का मुंह खुल गया। इंसानी साय ने नाग सांप को आगे खोपड़ी के पास कर दिया और खोपड़ी ने नाग को निकल लिया। नाग खोपड़ी के अंदर चला गया था। उसने देखा कि वो खोपड़ी के गोल सर के अंदर बंद हो गया है। उसे जिस सुराख से अंदर दाखिल किया था वो गर्दन के नीचे था और अब बंद हो गया था। नाग ने खोपड़ी की आंखों के सुराख में से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बिजली की लहरों ने उसके जिस्म की रही सही ताकत भी छीन ली थी। वो अपनी जगह से थोड़ी सी हरकत करने के काबिल भी नहीं रहा था। खोपड़ी की आंखें बंद हो गईं। खोपड़ी के अंदर अंधेरा छा गया। फिर खोपड़ी ने झूलना शुरू कर दिया और झूलते झूलते वो अपनी खुली कब्र की तरफ बढ़ी और धप से कब्र के अंदर अपने ढांचे पर गिर पड़ी। कब्र में गिरते ही खोपड़ी लोटपोट होने लगी। वो गेंद की तरह कभी कब्र की एक तरफ जाती, कभी दूसरी तरफ आ जाती। नाग आंखें बंद किए खोपड़ी के सर के अंदर सिमट कर रह गया था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो ख्वामखा इस पुरस्कार किताब के गार में क्यों दाखिल हुआ। कब्र में 10-12 बार लुढ़कने के बाद खोपड़ी उछलकर कब्र से बाहर आ गई। बाहर आते ही वो जमीन से 5 फुट बुलंद होकर फिजा में रुक गई। अब कब्र में से उस खोपड़ी का ढांचा भी बाहर आ गया और फिजा में झूलता हुआ खोपड़ी के नीचे आकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। अब खोपड़ी ढांचे की गर्दन के साथ लग गई। जो ही खोपड़ी गर्दन की हड्डी के साथ लगी, एक धमाका हुआ। नीली बिजली चमकी। कुछ औरतों के चीखों पुकार जैसे कहकहे बुलंद हुए और ढांचे ने एकदम से एक औरत का रूप धार लिया। नाग अब भी उस औरत के सर के अंदर सिमटा बैठा था। उसे इतना एहसास हो गया था कि खोपड़ी में जान पड़ गई है और औरत जो पहले कब्र में पड़ा हड्डियों का ढांचा था अब जिंदा हो गई है, मगर नाग उसे देख नहीं सकता था। औरत की आंखें स्याह थीं। उनमें एक अजीब किस्म की मकनातीसी कशिश थी। जिस्म पर लाल रंग के कपड़े थे। सर के स्याह लंबे बाल खुले थे और शानों पर बिखरे हुए थे। इंसानी साया अभी तक कब्र के दरमियान मौजूद था। उसने कहा, चांकी, तूने अपने कातिल को कैद करके इससे इंतकाम भी ले लिया है और इंसानी शक्ल में भी जिंदा होकर वापस आ गई है। अब किताब के कब्रिस्तान में तुम्हारी बादशाही शुरू हो गई है। तुम अपने कब्रिस्तान के मुर्दों को जिस शक्ल में चाहो और जहां चाहो भेज सकती हो। अब तुम आज़ाद हो और अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। चांकी ने अपना हाथ बुलंद किया तो उसमें गैप से एक तलवार आ गई। वो कहकहा लगाकर बोली, मुझे जिस सांप ने काटा था वो इस इलाके का शीशनाग था। उसके जहर से मेरा जिस्म गल सड़ गया था। मुझे शीशनाग के देवता नाग की तलाश थी। वो मेरी कैद में आ गया है और मैं एक बार फिर पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत हासिल करके जिंदा हो गई हूँ। अब मैं इस नाग देवता के तमाम साथियों से अपनी मौत का बदला लूंगी। इंसानी साय ने करख्त आवाज में कहा, चांकी, इस नाग देवता की एक साथी लड़की केटी को तुम्हारी तिलिस्मी किताब के आखिरी लफ्ज ने अपने तिलिस्म में कैद करके उसे अंबर और थ्यूसोंग का दुश्मन बना दिया है। वो उनकी जान की प्यासी हो रही है। चांकी की आवाज बुलंद हुई।
क्या केटी के पास इतनी ताकत है कि वो अंबर और थ्यूसोंग जैसे ताकतवर इंसानों को हलाक कर सके? इंसानी साय ने कहा, तुम्हारी तिलिस्मी किताब का आखिरी लफ्ज बेहद गर्म और ताकतवर है। उसने केटी में ऐसी ताकत भर दी है कि अगर उसकी तलवार का वार अंबर या थ्यूसोंग पर पड़ गया तो वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। चांकी ने पूछा, कोई ऐसी कमजोरी तो बाकी नहीं रह गई कि जिसके मालूम हो जाने से केटी की ताकत खत्म हो जाएगी और अंबर और थ्यूसोंग उसके वार से बच जाएंगे? इंसानी साय ने कहा, तुम्हारी पत्थर की किताब के आखिरी लफ्ज के ऊपर जो भारी पत्थर का गोल नुक्ता पड़ा है, उस नुक्ते के नीचे छोटे से गार में तिलिस्म का एक दिया हजारों साल से रोशन है। इस तिलिस्मी चिराग को सामरी जादूगर ने उस वक्त रोशन किया था जब उसने सहरा में जादू की यह किताब बनाई थी। अगर कोई उस दिए को बुझा दे तो केटी अपनी असली हालत में आ जाएगी और उसके पास जो तलवार है उसकी ताकत और असर भी खत्म हो जाएगा। फिर वो अंबर और थ्यूसोंग को कोई नुकसान न पहुंचा सकेगी। नाग उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब वो समझ गया था कि केटी क्यों सहरा में अंबर और थ्यूसोंग के पीछे भाग रही थी। इतने में चांकी की मकरू आवाज बुलंद हुई, क्या नाग देवता का कोई और साथी भी है? नाग ने सोचा कि इंसानी साया जरूर मारिया का नाम लेगा, मगर उसे मारिया का इल्म नहीं था। इंसानी साय ने कहा, नहीं चांकी, जहां तक मेरे काले इल्म का ताल्लुक है, नाग, अंबर, केटी और थ्यूसोंग का और कोई साथी नहीं है। चांकी ने मकरू कहा बुलंद किया, ठीक है, मैं इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अंबर और थ्यूसोंग को केटी खत्म कर देगी और इस नाग देवता को मैं हमेशा के लिए खत्म कर डालूंगी। इंसानी साय ने कहा, इस नाग देवता को अपनी खोपड़ी में ही रखना, अगर तुमने इसे बाहर निकाला तो हो सकता है दूसरे सांप इसकी मदद को आ जाएं। चांकी ने चीख कर उसीली आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं इस कब्रिस्तान की मलका हूं, इन कब्रों के सारे मुर्दे मेरी रियाया हैं, मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब मैं तरकान मुल्क में जाकर वहां के तख्त पर कब्जा करूंगी और तरकान का मुल्क मेरा होगा और उस पर मेरी हुकूमत होगी। इंसानी साय ने कहा, मगर चांकी, तरकान के बादशाह के पास बड़ी जबरदस्त फौज है, तुम अकेले उसका मुकाबला कैसे करोगी? चांकी ने मकरू कहका बुलंद किया और कहा, तुम मेरी कब्रों के मुर्दों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। ये मेरे काले इल्म की किताब के कब्रिस्तान के मुर्दे हैं और मेरे जिंदा हो जाने से इन्हें एक ऐसी जबरदस्त ताकत मिल गई है कि तरकान बादशाह की फौज को ये तिनकों की तरह उड़ा कर रख देंगे। अब तो मेरी काले इल्म की इस किताब के दरवाजे पर बैठकर इसकी हिफाजत करो। मैं बादशाह के महल की तरफ जा रही हूँ। नाग अभी तक खोपड़ी से बाहर नहीं देख सकता था। उसे खोपड़ी के अंदर चांकी का दिमाग और दिमाग के 4 खाने और नन्ही नन्ही खून के रगों का जाल साफ नजर आ रहा था, मगर नाग जिस्म में इतनी ताकत भी महसूस नहीं कर रहा था कि अपनी गर्दन को हिला सके। वो चांकी के दिमाग में खोपड़ी के अंदर एक तरफ सिमट कर बैठा हुआ था और चांकी और पुरेसरार इंसानी साय की गुफ्तगू सुन रहा था। उसे अंबर और थ्यूसोंग की फिक्र थी। अगर केटी पर इस चांकी के काले इल्म वाली किताब के तिलिस्म का असर हो गया है तो फिर अंबर और थ्यूसोंग की खैर नहीं। मगर नाग के दिल को यकीन नहीं आ रहा था कि अंबर और थ्यूसोंग को कोई नुकसान पहुंच सके। उसे यह भी मालूम हो गया था कि अगर इस पत्थर की खुली किताब के आखिरी लफ्ज के नुक्ते के नीचे तहखाने में जलते चिराग को बुझा दिया जाए तो केटी पर किया गया तिलिस्म खत्म हो जाएगा। मगर वो चांकी की खोपड़ी में कैद होकर बैठा था। वो कैसे बाहर निकलकर किताब के नुक्ते के नीचे जलने वाले चिराग को बुझा सकता था? चांकी कब्रिस्तान में से निकलकर किताब के पहले लफ्ज की सुरंग में आ गई। इंसानी साया उसके साथ साथ था। सुरंग से बाहर निकलकर चांकी ने अपनी खुली किताब के बड़े पथरीले लफ्जों को देखा। फिर इंसानी साये से कहा, तुम इस तिलिस्मी किताब के आखिरी लफ्ज के नुक्ते की जाकर हिफाजत करो। मैं बादशाह तरकान की हुकूमत का तख्ता उलटने जा रही हूँ। अगर केटी मेरे बाद अंबर और थ्यूसोंग के सर काट कर लाए तो उन सरों को सुरंग में दफन कर देना और केटी से कहना वो कब्रिस्तान में जाकर अपनी कब्र में लेट जाए। इंसानी साये ने कहा, बहुत बेहतर चांकी। चांकी का लिबास सुरग था, स्याह बाल शानों पर उभरे हुए थे, आंखों से मकनातीसी कशिश की लहरें निकल रही थीं। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके एक चीख मारी और गायब हो गई। चांकी फिजा में परवाज करती उस मुल्क के बादशाह तरकान के महल की तरफ उड़ी जा रही थी। उसके जाने के बाद इंसानी साया खुली किताब के कुशादा सफ़े पर आखिरी लफ्ज के पास आ गया जो एक छोटी चट्टान की तरह सफ़े पर बना हुआ था। उस लफ्ज के नीचे एक नुक्ता गोल पत्थर की तरह पड़ा था। इंसानी साया धुएं की तरह रेंगता लहराता नुक्ते के पत्थर के नीचे तहखाने में आ गया। यहाँ एक चिराग जल रहा था। इंसानी साये को जब इत्मीनान हो गया कि चिराग जल रहा है और वहां कोई दूसरा पहरा नहीं है तो वापस ऊपर नुक्ते के पास आकर बैठ गया और पहरा देने लगा। बाहर दिन की भूरी भूरी फीकी रोशनी फैली हुई थी। सहरा चारों तरफ सुनसान और वीरान था। उसके बीच में पहाड़ जैसी खुली किताब अपने पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े अल्फाज सीने पर रखे खामोश थी। चांकी फिजा में उड़ी जा रही थी। नाग को थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके चुड़ैलों जैसे मकरू कहके की आवाज़ सुनाई देती थी। उसे मालूम था कि वो इस मुल्क के बादशाह तरकान के तख्त पर कब्जा करने और उसके शाही महल को तबाह करने जा रही है
मगर वो चूंकि देख नहीं सकता था, इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो किस तरफ से उड़कर जा रही है। नाग खुद ऐसी बेबसी की हालत में था कि किसी की कोई मदद नहीं कर सकता था। चांकी को बहुत जल्द दूर एक जगह पहाड़ियों के दरमियान ऊंची ऊंची दीवारों के दरमियान एक शहर आबाद नजर आया। ये तरकान बादशाह का महल था। शहर के मकान कई कई मंजिला थे। सड़कों पर लोगों की रौनक थी। बादशाह का ऊंचा संगमरमर का महल शहर के दरमियान में था। चांकी ने महल के ऊपर एक चक्कर लगाया और फिर महल के अंदर उस बड़े कमरे में आ गई जहां बादशाह का दरबार लगा था। बादशाह सोने के तख्त पर सर पर ताज रखे बैठा एक मुकदमे का फैसला कर रहा था। इर्द गिर्द दरबारी अदब से कुर्सियों पर बैठे थे। यह तरकान का बादशाह था जो अपने मुल्क में इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह मशहूर था। राय उससे बहुत खुश थी। तरकान बादशाह ने मुजरिम को सजा सुना दी और कहा कि हम अपने मुल्क में अमन और खुशहाली देखना चाहते हैं। आइंदा किसी ने कानून को तोड़ने की कोशिश की तो हम उसे भी यही सजा देंगे। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर ले गए। बादशाह तख्त से उठने ही वाला था कि अचानक चांकी उसके सामने आकर तख्त के करीब खड़ी हो गई। बादशाह तरकान ने एक अजनबी सुरखपोश औरत को दरबार में अचानक नमूदार होते देखा तो हैरान सा होकर रह गया। बाकी दरबारी भी शशदर से होकर रह गए। बादशाह तरकान ने चांकी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बीबी तू कौन है? तुझे अगर इंसाफ चाहिए तो हमें बता। हमने रियाया के साथ हमेशा इंसाफ किया है। चांकी ने कहका लगाया और बोली, मैं चांकी हूँ, कब्रिस्तान की मलका। मुझे तुम्हारा तख्त चाहिए, तुम्हारा महल चाहिए, तुम्हारा सर चाहिए। इतना कहना था, दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने तीर बरदार सिपाहियों की तरफ देखा। सिपाहियों ने कमानों में तीर जोड़कर तीरों की बौछार मारी। 15 तीर चांकी के जिस्म के साथ जाकर लगे और फिर सारे के सारे तीर उसके जिस्म में से पार होकर दूसरी तरफ जाकर गिर पड़े। चांकी पर कोई असर ना हुआ। उसने एक और मकरू कहका लगाकर कहा, तरकान बादशाह, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। तूने देख लिया है कि तेरे सिपाहियों के तीरों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तेरे लिए यही बेहतर है कि यह तख्त और महल मेरे हवाले कर दे। बादशाह ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, इस गुस्ताख औरत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। सिपाहियों का दूसरा दस्ता तलवारें लेकर चांकी की तरफ बढ़ा। चांकी एकदम गायब हो गई। सिपाही हवा में तलवारें चलाने लगे, फिर थक कर बादशाह की तरफ देखने लगे। चांकी ने कहकहे के साथ साथ कहा, तेरी फौज पर मेरी कब्रिस्तानी फौज हमला करने वाली है। चल बाहर चल कर देख, तेरी फौज का क्या हशर होने वाला है। बादशाह और सारे दरबारी हैरान होकर किले की तरफ दौड़े जहां फौज मौजूद थी। चांकी इससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। उसने किले की बुर्जी के ऊपर खड़े होकर अपनी तिलिस्मी संगीन किताब की सिमत मुंह करके अपने कब्रिस्तानी मुर्दों को आवाज दी, मुर्दो, मेरी फौज के मरे हुए सिपाहियों, अपनी कब्रों से निकलकर हमला कर दो। बादशाह ने सिपा सालार को हुक्म दिया कि किले के दरवाजे पर फौज लगा दी जाए, दुश्मन हमला करने वाला है। सिपा सालार फौरन फौज लेकर किले के दरवाजे और ऊपर बुर्जों में आ गया। किले के ऊपर खोलते हुए तेल के कड़ाहे पहुंचा दिए गए। तीर बरदार दस्ते तीर कमानों में जोड़कर किले की दीवार पर बैठ गए। दूसरे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर हमला करने के लिए तलवारें खींचकर तैयार हो गए। बादशाह, दरबारी और वजीर किले के बुर्ज में खड़े किले से बाहर फैले हुए सहरा की तरफ देख रहे थे। क्या देखते हैं कि मैदान में गर्द उड़ने लगी है। गर्द का गुबार करीब आ गया। फिर उस गर्द के बादल में से मुर्दों की फौज नमूदार हुई। ये सैकड़ों हड्डियों के इंसानी ढांचे थे जिनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें और नेज़े थे। वो शोर मचाते दौड़ते हुए किले की तरफ चले आ रहे थे। बादशाह ने हैरान होकर इस अनोखी फौज की तरफ देखा। सिपा सालार, दरबारी और वजीर भी मुर्दों के ढांचों की इस फौज को देखकर हैरत में गुम हो गए। वजीर ने कहा, हजूर, ये हड्डियों के ढांचे हमारी जिंदा फौज का भला किस तरह मुकाबला कर सकेंगे। सिपा सालार ने कहा, मेरी फौज अभी इनके टुकड़े उड़ाती है। सिपा सालार ने चिल्लाकर अपनी फौज को किले से बाहर निकलकर हमले का हुक्म दे दिया। किले का दरवाजा खोल दिया गया और घोड़ों पर सवार फौज के दस्ते मैदान में हमला करने के लिए दौड़ पड़े। चांकी किले के दूसरे बुर्ज पर से गायब होकर फिजा में बुलंद हो गई और अपनी कब्रिस्तानी फौज के ऊपर आकर बोली, मेरे कब्रिस्तान के मुर्दों, होशियार हो जाओ, दुश्मन का एक भी सिपाही बचकर न जाने पाए। बादशाह के सिपाही मुर्दों की फौज के बिल्कुल सामने आ गए थे। उन्होंने तलवारों से हड्डियों के ढांचों पर हमला कर दिया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया कि हड्डियों के ढांचे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। सिपाही उन पर तलवारें मारते तो तलवारें टूट जाती। दूसरी तरफ मुर्दों की तलवारों के वार सिपाहियों पर पड़ते तो तलवारों में से आग के शोले बुलंद होते और सिपाही घोड़ों समेत भस्म होकर गिरने लगते। थोड़ी ही देर में मैदान में बादशाह के सिपाहियों की जली हुई लाशों के ढेर लग गई, जबकि मुर्दों में से एक भी ढांचे को नुकसान न पहुंचा। ये मामला देखकर बादशाह ने घबराकर सिपा सालार से कहा, यह क्या हो रहा है? कोई दूसरा हरबा इस्तेमाल करो। सिपा सालार भी परेशान हो गया था। उसने किले पर बैठे हुए सिपाहियों को इशारा किया। उन सिपाहियों ने आग के तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर जलते हुए हड्डियों के ढांचों पर गिरने लगे, मगर उन पर कोई असर न हुआ।
हड्डियों के ढांचों की फौज आगे बढ़ती चली आई। अब वो किले के दरवाजे पर पहुंच गई। जो ही वो दरवाजे के नीचे आई, ऊपर से सिपाहियों ने खौलता हुआ तेल उन पर उंडेल दिया। खौलता हुआ गर्म तेल मुर्दों के ढांचों पर गिरा। मुर्दे खिलखिलाकर हंस पड़े, जैसे उन पर ठंडा ठंडा पानी किसी ने गिरा दिया हो। एक मुर्दे के ढांचे ने हंसकर कहा, अच्छा हुआ कि नहाने का पानी मिल गया। 15 ढांचों ने कांधे से कांधा जोड़कर जोर से किले के दरवाजे पर धावा बोल दिया। एक धमाके की आवाज के साथ किले का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और मुर्दों की फौज शहर में दाखिल हो गई। मुर्दा ढांचों ने लोगों का बेदरेग कत्लेआम शुरू कर दिया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग कट कट कर गिर रहे थे। मुर्दों की कब्रिस्तानी फौज ने शाही महल का रुख पकड़ लिया। वहां जबरदस्त फौज खड़ी थी। फौज ने कब्रिस्तानी फौज पर एक बार फिर जलते हुए तीर और तोपों में से बड़े बड़े पत्थर उस पर मारे, मगर कब्रिस्तानी फौज पर कोई असर न हुआ। पत्थर मुर्दों के ढांचों से टकराकर टूट फूट जाते और जलते हुए तीर उनसे लगते ही बुझकर दोहरे हो जाते। देखते देखते कब्रिस्तानी फौज शाही महल में दाखिल हो गई। अब शहजादे और शहजादियों का कत्लेआम होने वाला था। इतने में बादशाह ने महल में आकर दोनों बाजू खोल दिए और चिल्लाकर कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे सामने हथियार डालता हूं। मेरा ताज, मेरा तख्त और मेरा शाही महल अब तुम्हारा है। तुम इन सब पर कब्जा कर सकती हो। चांकी वहां मौजूद थी मगर गायब थी। एकदम से वो जाहिर हो गई और बादशाह की तरफ देखकर बोली, मगर मुझे तुम्हारा सर भी चाहिए है बादशाह। तुम्हारा सर काटे बगैर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। नाग उस वक्त भी चांकी की खोपड़ी में बैठा ये सब कुछ सुन रहा था। वो देख कुछ नहीं सकता था। उसने सुन लिया था कि बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद है। वो नहीं चाहता था कि ऐसे नेक दिल और रियाया परवर बादशाह का सर काट दिया जाए, मगर वो उसकी कोई मदद ना कर सकता था। लेकिन कुदरत उस रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह की मदद कर रही थी। बादशाह ने कहा, ए औरत, तू बेशक मेरा सर काट ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अपनी रियाया और खानदान के लोगों को तबाही से बचाने के लिए मैं बड़ी खुशी से अपना सर कटवाने को तैयार हूँ, मगर मुझे मरने से पहले इतनी मोहलत दे दे कि मैं चांद देवी की पूजा कर सकूं। 2 रोज बाद पूरे चांद की रात होगी। मैं उसी रात चांद देवी की पूजा करके मरना चाहता हूं, ताकि मरने के बाद मैं जहन्नुम में न डाला जाऊं। चांकी ने कहा, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कबूल करती हूं। फिर उसने सिपा सलार से कहा, अब तू मेरे हुक्म का पाबंद है। अपनी फौज से हथियार वापस ले ले और इस बादशाह को किले के सबसे गहरे और तारीक तहखाने में कैद कर दे। 2 दिन बाद मैं खुद अपनी निगरानी में इसे लेकर बाहर आ जाऊंगी, ताकि ये चांद देवी की पूजा कर सके। उसके बाद मैं अपने हाथों से इसकी गर्दन उड़ा दूंगी। सिपा सालार, वजीर और सारे दरबारी उस औरत चांकी से बेहद खौफजदा थे। वो उसे कब्रिस्तान की मलका और बहुत ज़बरदस्त जादूगरनी समझ रहे थे। सिपा सालार ने कहा, मलका आलिया, फौज ने हथियार डाल दिए हैं, अब हम आपके गुलाम हैं। वजीर ने भी हाथ बांधकर कहा, मलका सलामत, मैं भी आपके हुक्म का पाबंद हूँ। आप इस तख्त पर आकर तशरीफ रखें। चांकी तख्त पर आकर बैठ गई और बेगैरत वजीर ने बादशाह के सर पर से ताज उतारकर चांकी के सर पर रख दिया। उस वक्त झरोके में बैठी बादशाह तरकान की इकलौती बेटी शहजादी सुल्ताना ये मंजर न देख सकी। अपने प्यारे बाप की इस हालत पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। इतने में मुर्दों के ढांचे महल में दाखिल हो गए। उन्होंने शाही महल के मुलाजमों और शहजादी सुल्ताना को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। शहजादी सुल्ताना बेचारी तो खौफ के मारे बेहोश हो गई। कैद खाने के बाहर मुर्दा ढांचों का पहरा लगा दिया गया। बादशाह तरकान को खुद नमक हराम सिपा सालार ने किले के सबसे गंदे और तारीक तय खाने में बंद कर दिया। चांकी ने महल पर कब्जा कर लिया था। इंसानी साय को उसने अपना वजीर बना लिया और असल वजीर को भी सिपा सालार के साथ ही कैद में डाल दिया। सिपा सालार का ओहदा भी उसने इंसानी साय को ही सौंप दिया। अब उसने कब्रिस्तान के सबसे अय्यार मुर्दे के ढांचे को बुलाकर कहा, सुनो, नाग देवता मेरा दुश्मन है। मैंने उसको अपनी कैद में डाल रखा है, जहां वो मौत से भी बुरी जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन मुझे उसके साथियों से भी अपने कत्ल का बदला लेना है। उसके साथियों में अंबर और थ्यूसोंग हैं। केटी पर मैंने तलिस्म करके उसे उनके पीछे लगा दिया है, मगर लगता है केटी अभी तक अंबर और थ्यूसोंग के सर काटने में कामयाब नहीं हो सकी। बस मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि अभी केटी का रूप बदलकर अंबर और थ्यूसोंग की तलाश में चल पड़ो। तुम नकली केटी बनकर अंबर और थ्यूसोंग के पास हमदर्द और उनकी साथी बनकर जाओ। जब असली केटी तलवार लिए अंबर थ्यूसोंग की दुश्मन बनकर वहां आ जाए तो तुम्हें पहले से खबर हो जाएगी। तुम असली केटी की मदद करोगी और मेरे दुश्मनों के सर काटकर मेरे पास लाओगी। जाओ, तुम जानती हो कि तुम्हें किस तरीके से अपनी शक्ल केटी की शक्ल में तब्दील करनी है। मुर्दा ढांचे ने झुककर चांकी को सलाम किया और हवा में उड़ता हुआ सीधा सहरा में उस मुकाम पर पहुंचा जहां पहाड़ जैसी पत्थर की किताब सहरा में खुली पड़ी थी। मुर्दा ढांचा उस संगीन किताब के खुले पथरीले सफ़े पर एक ऐसे लफ्ज़ के पास आ गया जिसकी शक्ल औरत से मिलती जुलती थी। उसने आते ही उस लफ्ज़ के साथ अपने ढांचे की हड्डियों को रगड़ा। हड्डियों के रगड़ते ही मुर्दा ढांचे ने केटी की शक्ल इख्तियार कर ली, मगर उसमें और असली केटी में सिर्फ इतना फर्क था कि असली केटी के माथे पर बाएं जानिब एक तिल था
और इस नकली केटी के माथे पर वो काला तिल नहीं था। मुर्दा ढांचा यानी नकली केटी हवा में उड़ती हुई फौरन जनूबी सहरा की तरफ चल पड़ी। नाग ने चांकी की खोपड़ी में बैठे हुए उसका नया हुक्म सुन लिया था और दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा था कि अंबर और थिउसोंग इस नई साजिश से महफूज रहें।